करता है और इनकी तबाही का युग चालू है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अगर ये दोबारा हरकत करते हैं तो हिंदुस्तान का कुछ भी बिगड़ने वाला इसके नहीं है। हिंदुस्तान की वृष लगन की कुंडली है, और वृष लगन की कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो शनि जो है लाभ स्थान पर है, तो हमें तो बेनिफिट आ रहा है। और 11वें भाव के अंदर शनि मूवमेंट करता है तो बहुत जबरदस्त लाभ देता है। तो शनि यहाँ पर बलवान भी है, तो हमारे लिए शनि बहुत बलवान है। इनके लिए शनि जो है वो बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, 12वें भाव के अंदर मूवमेंट में चल रहा है, जिसकी दृष्टि धन भाव के ऊपर है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ब्रह्मांड में जो ग्रह की चाल है, और जिस समय पाकिस्तान बना था उस समय जो उसकी लगन कुंडली थी, उसके हिसाब से उसकी बर्बादी तय आ रही है। और आने वाले समय में मई तक उसके सिर पर खतरा मंडराता रहेगा। अगर वो मई तक शांत रहता है तो बचाव हो सकता है। अगर इस बीच में उसने कोई भी इट बट की कुछ भी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर उसका सर्वनाश कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी रावत साहब, जिस तरीके से तमाम चीजों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, कल के अवतार का भी जिक्र यहां पर किया जा रहा है, दूसरी ओर अगर पाकिस्तान को लेकर बात करें, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान शांत बैठता है तो ही बच पाएगा, लेकिन रावत साहब यहां पर पाकिस्तान शांत नहीं है। लगातार आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान शामिल है। जो आतंकी टेरर कैंप तबाह कर दिए गए थे उन्हें एक बार फिर से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। क्या रावत साहब पाकिस्तान के सर्वनाश का कारण पाकिस्तान खुद ही होगा? देखिए, खुद तो कोई भी चीज हाँ, प्रकृति के अधीन जाकर के बर्बाद जी होती है, लेकिन उसको बर्बाद करने का कोई ना कोई बहाना होता है। जी कि रावण खुद ही मरा था, लेकिन बहाना था मरने के लिए, भगवान राम ने उसका वध किया। तो ऐसे ही कंस का भी एक बहाना था। यानी खुद तो आत्महत्या तो नहीं करते ये लोग, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को तैयार किया है, पनपाया है, इंडस्ट्री बनाई है आतंकवाद की, उस हिसाब से उसके खुद के कंट्री के अंदर बहुत बुरा हाल है। और हिंदुस्तान अगर बलूचिस्तान को सपोर्ट कर देता है तो निश्चित तौर पर ये खुद ही आत्महत्या करने जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गोचर की कुंडली के अनुरूप कह सकता हूँ, ब्रह्मांड के अनुरूप कह सकता हूँ, अगर भारत के साथ में इन्होंने अगर किसी भी प्रकार से कहीं आतंकवादी घटनाएं करने की कोशिश की, तो भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये बर्बाद जरूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गृह युद्ध की स्थिति भी बनने की तैयार बन रही है। क्योंकि अगले 2.5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत खराब है। अगर ये अगले 2.5 साल बच जाता तो बच जाएगा, नहीं तो ये देश टूट जाएगा, जी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनकी कुंडली के ऊपर जैसे ग्रहों की चाल आ रही है। रही जी हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान का जो हमारा प्रधानमंत्री है उसकी तो कुंडली बड़ी पावरफुल है, और जी भारत की कुंडली स्वयं की भी बहुत पावरफुल है। जी जब देश के प्रधानमंत्री की कुंडली पावरफुल होती है और देश की कुंडली भी पावरफुल होती है, तो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल एक हो बिल्कुल रावत साहब, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भारत और भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान हिंदू धर्मगुरु पंडित कल्की राम जी जुड़ गए हैं। और पंडित कल्की जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कल्की जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि अगर बात 2026 को लेकर हम करें, तो जिस तरीके से बार बार 2026 को लेकर ये कहा गया कि जो ग्रहों की चाल है, जो नक्षत्र हैं, वो इस ओर इशारा करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है, महायुद्ध जैसी स्थितियां 2026 में बनती हुई नजर आएंगी। देखिए, विश्व युद्ध, वैश्विक स्तर का जो युद्ध है, उसकी जी स्थिति की रूपरेखा तय हो चुकी है। जी इसमें कोई डाउट नहीं है, किंतु भारत इनसे अलग रहेगा। जी भारत अपनी प्रवृत्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि वर्ष 2026 के राजा बृहस्पति और मंत्री सेनापति मंगल हैं, और दोनों अपने आप में पूर्ण ग्रह हैं। बृहस्पति जो ज्ञान, धैर्य, यश, कीर्ति के दायक हैं, वहीं सेनापति मंगल जो उग्र स्वभाव वाले हैं। यह दोनों भारत के सापेक्ष में रहेंगे, लेकिन वैश्विक स्तर पर युद्ध की संभावना नहीं, प्रबल युद्ध होगा, जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल होंगे, और कुछ ऐसी रूपरेखा तय होगी कि जो महाशक्ति का सिरमौर है वो एशिया की ओर स्थापित होगा। भारत इन सब घटनाओं से अपने आप को अलग रखेगा, क्योंकि भारत का नेतृत्व धैर्यवान है। इसलिए इस युद्ध में भारत की भूमिका रहेगी, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में रहेगी, एक संरक्षक के रूप में रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। रावत साहब, दूसरी ओर अगर मैं आपका रुख करूं, जिस तरीके से लगातार यहां पर आप 2026 को लेकर भी तमाम बातों का जिक्र किया गया, तो रावत साहब अगर 2026 को लेकर बात करें, आप किस तरीके से 2026 को देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं 2026 ही वो साल है जहां पर पाकिस्तान का सर्वनाश होगा, या फिर
जो 2026 में ग्रहों की चाल है उसके हिसाब से आगे चलकर स्थितियां सामान्य होती नजर आएंगी। क्योंकि अगर इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, अगर जनवरी महीने में अगर शुरुआत को लेकर बात करें, 2026 की शुरुआत जो है वो बड़ी उथल पुथल वाली रही है वैश्विक आधार पर। धनु राशि में सूर्य का प्रवेश वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है जी और फिर धनु राशि के अंदर मंगल का भी, दोनों की युति इस 2025 के अंदर जब भविष्यवाणी हम कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर, उस समय हमने बोला था कि 2026 की शुरुआत ही बहुत खतरनाक होने वाली है। जब राजा और सेनापति एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं आक्रामक स्थिति बनती है और अतिचार स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने देखा कि 2026 की शुरुआत होते ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सूर्य और मंगल का प्रभाव आया और उन्होंने उठा करके वेनेजुला के ऊपर अटैक कर दिया। अब ऐसे ही जितने भी देश के 200 देश हैं, 200 देशों के प्रधानमंत्री, जनरल, उनके गृह मंत्री, उनके ऊपर भी सूर्य मंगल का कुंडली में कहाँ प्रभाव बैठा है, जिन जिन देशों की कुंडलियों के अंदर पावरफुल स्थिति में आकर के बैठ गया तो वो इस प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे। रही 2026 में पाकिस्तान के खत्म होने की बात या विश्व युद्ध होने की बात, विश्व युद्ध होने वाले ग्रह अभी इस प्रकार के नहीं आए, क्योंकि कोई भी विश्व युद्ध लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक चलने वाले अभी स्टार कुछ है नहीं। तो मई तक की स्टारों की गति जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर युद्ध होता भी है तो मुझे लगता है महीने, 2 महीने, 15 दिन चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा जैसे यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है, क्योंकि पहला विश्व युद्ध भी लंबे समय तक चला था, दूसरा विश्व युद्ध भी लंबे समय तक चला था। तो कोई भी विश्व युद्ध होता है तो लंबे समय तक चलता है, तब उस समय चलता है जब शनि और राहु की युति होती है या शनि केतु की युति होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये लंबे चलने वाले युद्ध होते हैं, शॉर्ट युद्ध होते हैं, उसमें जैसे शनि मंगल की युति आएगी अभी मई के अंदर, तो अप्रैल मई में ये 45 दिन 50 दिन तक युद्ध चल सकता है या ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने युद्ध चल सकते हैं। क्योंकि पिछली साल से ही जब धनु में प्रवेश किया था मंगल और सूर्य का, तब से लेकर के ये शुरुआत है। और अभी सूर्य और मंगल अब मकर राशि में आ जाएंगे, या मंगल उच्च का होगा, सेनाएं पावरफुल हो जाएंगी, राजा भी पावरफुल होगा। उसके बाद में मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा, ये युद्ध के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो यहां पर इसका मतलब मैं कहूँगा फरवरी मार्च में जो स्थितियां वो विस्फोटक हो सकती हैं और ये बढ़ सकती हैं। और फिर मंगल और शनि की जब राजा, सेना और जब प्रजा आमने सामने होती है तब युद्ध की स्थिति और ज्यादा खतरनाक बन जाती है। तो वो शनि और मंगल की युति होगी तो उस समय सेना और कहीं ना कहीं प्रजा आमने सामने होगी, जैसे ईरान के अंदर हो रखा है। ऐसी सिचुएशन भी देशों में कहीं ना कहीं बगावत की और क्रांति की स्थिति पैदा होगी। तो इसका मतलब मैं ये कहूं कि मई जून तक की स्थिति अभी युद्धों जैसी ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार आने के योग बनने शुरू हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग स्थिति हो जाएगी, या यूएन की बैठकों के माध्यम से कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है, ग्रह गति की ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज्यादा स्थिति विस्फोटक भी बनी हुई है अभिषेक जी। जी बिल्कुल। कल्कि राम जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कल्कि अवतार का भी जिक्र किया जा रहा है, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कल्कि अवतार को लेकर कि शास्त्रों में कल्कि अवतार का कौन सा समय जो है वो अंकित है, क्या कुछ कहा गया है समय को लेकर? देखिए, शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग के गुणों का उल्लेख है। जी, कलयुग के गुणों का उल्लेख है। कलयुग में कि जब ऐसे ऐसे होंगे, ये एक समय ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा होगा। जी, और रही बात कलयुग में का जो समय था कि 4 चरणों में होगा, तो प्रथम चरण को ही राजा महाराजा परीक्षित ने ही समेट दिया। इसी चरण में 4 चरण के गुण रहेंगे और कोई चरण इसके आगे है नहीं। लेकिन कलयुग का जब अवतार होगा तो ढिंढोरा पीट के नहीं होगा। परिस्थितियां वैसी वैश्विक स्तर पर बनी हुई हैं। सनातन धर्म का लगभग लगभग सभी देशों में उत्पीड़न हो रहा है। कोई भारत में ही सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। अन्य देशों की बात ही छोड़िए, आप बंगाल को देख लीजिए, केरल को देख लीजिए। तो इस प्रकार, और अगर जो गुण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर, गुणों की प्रधानता का वर्णन है भविष्य पुराण में ही है, तो वो आज हो रहा है। रिश्तों की मर्यादा खत्म हो चुकी, मानवता त्राय त्राय कर रही है, मंदिर, कथाएं, मठ सब व्यापार का केंद्र बन जाएंगे। तो वो स्थिति आज है। तो ऐसे में कलयुग अवतार, कल्कि अवतार का अगर बात है तो हो सकता है भगवान कब अवतार लेंगे ये कुछ कहा नहीं सकता, या ले चुके हों या लेने वाले हों, लेकिन समय तो वही चल रहा है। गुणों के आधार पर अगर हम अपने ग्रंथों का अवलोकन करें तो गुण जो बताए गए हैं वो वर्तमान में हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। जी जी।
रावत साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कलयुग का, कि कलयुग का समय निर्धारित है इतने समय तक, जो है 4.5 लाख वर्ष का, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 4.5 लाख वर्ष तक कलयुग रहेगा और उसके बाद कल्कि भगवान का अवतार होगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह समझना चाहूंगा रावत साहब, क्या कहीं शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा और जो कलयुग है वो समाप्त होने से पहले ही क्या भगवान जो है वो अवतरित हो सकते हैं? क्या सर्वनाश यहाँ पर जो लोग इस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं और कलयुग को और प्रभावशाली बना रहे हैं, उसका करेंगे? देखिए अभिषेक जी, शास्त्र जो हमारे कहते हैं, ये कहते हैं कि त्रेता युग के अंतिम जो चरण था उसमें भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, और जी रावण का जो अत्याचार था उससे त्राह त्राह मचा रखी थी त्रेता जी युग के अंदर। जी। तो भगवान राम ने उनको उनका वध किया, और उसके बाद में त्रेता युग की समाप्ति हो जाती है और फिर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग में भी आप देखें कि 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग था, और उसमें भी अंतिम चरण में आप देखें भगवान कृष्ण ने कंस के अत्याचारों को खत्म करने के लिए, और बहुत सारे जरासंध जैसे जो लोग राजा थे और बहुत सारे राक्षस पैदा हुए थे, उस समय महाभारत हुआ, अत्याचार बहुत बढ़ चुका था, पाप बहुत जी बढ़ चुका था, अधर्म बहुत बढ़ चुका था, दुर्योधन का अधर्म बहुत बढ़ चुका था। तो उस समय भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया तो उस समय द्वापर का अंतिम फेज था, जी। और द्वापर के अंतिम फेज के बाद में उसके बाद में कलयुग की शुरुआत हुई। तो अब कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और 4